पिछले वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद में आज हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र वह तंत्र होता है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के और शरीर की विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। अंतःस्रावी तंत्र में जो रासायनिक पदार्थ हैं, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित होते हैं, ये हार्मोन लक्ष्य ऊतकों तक पहुंच करके और फिर अपना प्रभाव डालते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने द्वारा स्रावित जो हार्मोन है, इनको बिना किसी नलिका की सहायता सीधे ही रुधिर में स्रावित करती है, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र की परिभाषा क्या है? वह तंत्र जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है एवं अपने द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ या कोष्ठक में लिख दो हार्मोन, अपने द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थों को लक्ष्य ऊतकों तक पहुंचाकर प्रभाव डालता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा ध्यान रखना, अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं। दूसरी बात, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां है, इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां? अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने द्वारा स्रावित हार्मोनों को बिना किसी नलिका की सहायता से सीधे ही रुधिर में स्रावित करती है, सीधे ही रुधिर में स्रावित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर के बना हुआ होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिसमें सबसे पहले है हाइपोथैलेमस, इसके बाद में है पीयूष ग्रंथि, इसके बाद में है पीनियल ग्रंथि, फिर है थायराइड ग्रंथि, फिर है पैराथायराइड, इसके बाद में है
अग्नाशय, थाइमस, वृषण, अंडाशय, ये ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां मिलकर के यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर के अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है। और अंतःस्रावी तंत्र की परिभाषा हो गई। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने द्वारा स्रावित हार्मोनों को या रासायनिक पदार्थों को सीधे ही रुधिर में स्रावित करती है। सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। तो ये जो ग्रंथि है, इन ग्रंथियों में सबसे पहले आप इनकी स्थिति के बारे में बताना कि ये कहाँ पाई जाती है, फिर इनके कार्य के बारे में बताना है, इनके हार्मोनों के बारे में बताना है। ये तीन बातें प्रत्येक जो ग्रंथि है इसमें बतानी है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क में भी जो प्रमस्तिष्क है इसके ये अधर तल पर, प्रमस्तिष्क के नीचे या अधर तल पर ये पाई जाती है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में कि ये कहाँ पाई जाती है, यानी अग्र मस्तिष्क है इसका आधार भाग बनाती है। ये अग्र मस्तिष्क का आधार भाग बनाती है जो पीयूष ग्रंथि के निकट पाई जाती है। ये इसकी स्थिति के बारे में हो गया कि ये कहाँ पाई जाती है। इसके बाद में इसके कार्य, हाइपोथैलेमस है, इसके कार्य, सबसे प्रमुख कार्य क्या है हाइपोथैलेमस का? यह है अंतःस्रावी तंत्र को तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। सबसे पहला कार्य है अंतःस्रावी तंत्र को तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। दूसरा कार्य यह पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर के और हार्मोनों का नियमन करता है। हार्मोनों का नियमन का मतलब है कि हार्मोन कितनी मात्रा में हार्मोन स्रावित करता है, ये कार्य इसके द्वारा। तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य है कि यह शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य करता है। शरीर का ताप नियंत्रण। और अंतःस्रावी तंत्र को तंत्रिका तंत्र से जोड़ना। तो इसके ये तीन कार्य बता दिए, दो ये हो गए और एक कार्य ये बताया कि ये हार्मोनों का नियमन करता है पीयूष ग्रंथि के माध्यम से। ये हो गया हाइपोथैलेमस के बारे में। इसके बाद में दूसरी है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हाइपोथैलेमस है ये भी जो वृद्धि हार्मोन है और इसके अलावा ये मोचक और निरोधी दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। एक तो मोचक हार्मोन व निरोधी हार्मोन। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक तो है मोचक हार्मोन और एक है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन जो ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाती है वो मोचक हार्मोन है, और निरोधी हार्मोन जो ग्रंथियों के स्राव को कम करती हैं। ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाने वाले जैसे वृद्धि हार्मोन है या सोमेटोट्रोपिन है, और निरोधी हार्मोन जैसे गोनेडोट्रोपिन। वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हो गया निरोधी हार्मोन। तो इसके बाद में दूसरे नंबर पे है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की स्थिति के बारे में, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कौन से हार्मोन स्रावित करती है और क्या कार्य है। प्रत्येक ग्रंथि के बारे में ये तीन बातें ध्यान रखनी है। पीयूष ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। मटर के दाने के आकार की ये ग्रंथि, मटर के दाने के आकार की यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है हाइपोथैलेमस के निकट। यह दो पालियों से मिलकर के बनी हुई होती है
अग्रपाली व पशपाली। अग्रपाली व पशपाली, ये इसकी स्थिति के बारे में हो गया। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन, इसमें अग्रपाली द्वारा अलग हार्मोन स्रावित होती है, पशपाली द्वारा अलग हार्मोन स्रावित होती है। अग्रपाली द्वारा स्रावित हार्मोन है GH, TSH, LH, FSH और प्रोलेक्टिन। ये हार्मोन इसकी अग्रपाली द्वारा स्रावित होती हैं। और पशपाली द्वारा स्रावित हार्मोन है, एक तो है ADH या इसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन, और एक है ऑक्सीटोसिन। ग्रोथ हार्मोन, GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसका नियमन करता है। LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यह वृषण से शुक्राणुओं के जो निर्माण है उसका नियमन करता है। FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह अंडाशय की जो पुट्टिकाएँ हैं उनके द्वारा अंडाणुओं के निर्माण को यह प्रेरित करता है या उनका नियमन करता है। और प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन यह दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन दुग्ध स्रावण, मादा में दुग्ध स्रावण को प्रेरित करना। इसके बाद में है ADH, ADH का पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का कार्य क्या है? इसका कार्य है मूत्र में जल का पुनः अवशोषण करना, जल व ग्लूकोज इनका पुनः अवशोषण करना, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। पुनः अवशोषण का कार्य वर्गाणु की संरचना में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, वहाँ पर। फिर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये गर्भाशय संकुचन व फैलाव में सहायता करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये प्रसव में सहायक है। इसके अलावा यह महिला प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसके द्वारा प्रमुख जो मुख्य हार्मोन है उसको कहा जाता है पिट्यूटराइन हार्मोन, पिट्यूटरीन हार्मोन या पिट्यूटराइन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरीन हार्मोन। और यह पिट्यूटरीन हार्मोन, इन हार्मोनों का यह नियमन करता है कि ये हार्मोन है ये कितनी मात्रा में ये छोड़े जाने चाहिए, कम या ज़्यादा मात्रा है, इसका नियमन ये करता है। अग्रपाली द्वारा स्रावित हार्मोन ये है, पशपाली द्वारा स्रावित हार्मोन ये है। इनका नाम बताई दिया, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलेक्टिन। ADH का मतलब है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहती हैं। और इसके बाद में है ऑक्सीटोसिन। तो ये इसकी अग्रपाली और पशपाली द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके एक एक कार्य हो गए। ये हो गया पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब इसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि अपने द्वारा स्रावित जो हार्मोन है इसके द्वारा यह अन्य जो ग्रंथियाँ हैं उनके द्वारा स्रावित हार्मोनों का नियमन करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उन पर नियंत्रण रखती है और उनके द्वारा स्रावित हार्मोनों का नियमन करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद में है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि, तो सबसे पहली स्थिति बतानी है कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन, हार्मोन का नाम है, स्रावित हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या है? कार्य यह शरीर की दैनिक लयबद्धता,
शरीर की दैनिक लयबद्धता व सोने जागने के चक्कर का नियमन करती है, इसलिए इसे मस्तिष्क की जैविक घड़ी भी कहा जाता है। मस्तिष्क की जैविक घड़ी। आपने देखा होगा कई बार जैसे रोज़ाना 10 बजे सो जाते हैं और कई बार किसी कारण से हम रात को देर तक जगते हैं, 10:30 11 हो गए तो हमें नींद आने लगती है, उबासे आने लगती है। तो इसका मतलब ये जो ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन है, ये इनका नियमन करता है। सोने जागने का चक्कर है, सुबह कितने बजे प्रातः रोज़ाना जिस समय जगते हैं उस समय और जिस समय सोते हैं, तो एक रूटीन सा हो जाता है। और दैनिक लयबद्धता, जो भी हम दैनिक लयबद्धता का मतलब है जो भी कार्य करते हैं वो एक निश्चित रूटीन पर ही करना चाहते हैं। ये जो हार्मोन है ये उन कार्यों को उस निश्चित समय पर ही करने को प्रेरित करता है। पीनियल ग्रंथि के बाद में है अगली ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। इसकी स्थिति, थायराइड ग्रंथि की स्थिति यह कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में बताना है। यह श्वास नली के दोनों ओर अधर तल पर स्थित होती है। गले के अंदर जो श्वास नली है इसके दोनों ओर अधर तल पर स्थित होती है, ये इसकी स्थिति हो गई। श्वास नली के दोनों ओर अधर तल पर कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जैसा नाम है वैसा ही हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य है कि यह आरबीसी का निर्माण, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का उपापचय का नियंत्रण करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियमन, ये इसका कार्य हो गया। एक इसमें प्रश्न फिर और आता है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन, आयोडीन के कारण से ये थायरोक्सिन हार्मोन है ये स्रावित होता रहता है। अगर भोजन के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, भोजन में आयोडीन की कमी होने से गलगंड या गायटर, गलगंड या गायटर या घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति का गला फूल जाता है। और इसके लिए समुद्री जो खाद्य है जैसे मछलियाँ है, समुद्री खरपतवार है, जामुन है, काला जामुन, आयोडीन नमक है, समुद्री केकड़े है, लवणीय पादप है, ये आयोडीन के स्रोत हैं। इनमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए इनका उपयोग करने से थायरोक्सिन हार्मोन का उचित मात्रा में निर्माण होता रहता है, जिससे घेंगा रोग ये नहीं होता है। अतः भोजन में आयोडीन की कमी से ध्यान रखना, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और घेंगा रोग में क्या होता है? गला फूल जाता है। और क्या किया जाना चाहिए? जो समुद्री जो भोजन है, केकड़े है और मछलियाँ है, लवणीय पादप है, जामुन है, आयोडीन नमक है, इनका सेवन करना चाहिए। इसके बाद में है थायराइड ग्रंथि के बाद में है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के निकट पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि ये इसकी जो कोशिकाएं है, इससे जिनको हम बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह, इससे अल्फा और बीटा दो प्रकार की कोशिकाएं हैं।
अल्फा कोशिकाओं से तो ग्लूकेगोन हार्मोन और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। अग्नाशय ग्रंथि और यह अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की है, इसलिए इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की हो उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी के रूप में ग्लूकागोन और इंसुलिन का हार्मोन का स्राव होता है, और बहिस्रावी के रूप में भोजन के पाचन में काम आने वाले जो पाचक रस हैं उनका स्राव होता है। भोजन में यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? भोजन में इंसुलिन की कमी होने पर रुधिर में, भोजन में नहीं, रुधिर में इंसुलिन की कमी, इंसुलिन का कम स्राव होगा। इंसुलिन का कम स्राव होगा तो क्या होगा? दोबारा सुनना इंसुलिन के बारे में। क्या होगा यदि इंसुलिन हमारे शरीर में कम स्रावित होता है? तो इंसुलिन का कम स्राव होने पर हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्त में, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कम स्राव होने पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ या मधुमेह है या शुगर या शर्करा रोग होता है। डायबिटीज़, ये मधुमेह का वैज्ञानिक नाम भी है डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ कहते हैं या मधुमेह या शर्करा रोग, जिसे शुगर रोग कहा जाता है। ये कब होता है? जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम मात्रा में बनता है तब। इंसुलिन कम मात्रा में बनने पर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है रुधिर में, जिससे डायबिटीज़ या मधुमेह या शर्करा या शुगर रोग हो जाता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज जो एक मीठा पदार्थ है, ग्लाइकोजन जो बहुत कम मीठा पदार्थ है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलता है इंसुलिन हार्मोन। और ग्लूकेगोन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, यानी अत्यधिक परिश्रम करने पर या कई बार थकावट होती है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है? तो ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित होता है, और ग्लूकेगोन हार्मोन है ये ग्लाइकोजन जो कम मीठा पदार्थ है उसको फिर ग्लूकोज में बदलता है। और ग्लूकोज में बदलने से क्या होगा? ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए दोनों के अलग अलग कार्य हैं। इंसुलिन है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकेगोन है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ये दोनों एक दूसरे विपरीत कार्य है। इसके बाद में है पैराथायराइड ग्रंथि। इसकी स्थिति यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे ये इसकी स्थिति हो गई। हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। और रुधिर में कार्य क्या है इसका? रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट, कैल्शियम व फास्फेट के स्तर का या लेवल का नियंत्रण करना, ये इसका कार्य है। रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट के स्तर का नियंत्रण करना। इसकी कमी से क्या होता है? कमी से टिटेनी रोग होता है। टिटेनी रोग,
टिटेनी रोग क्या होता है? टिटेनी रोग में गले की जो मांसपेशियां हैं उनमें ये अकड़ जाना या जकड़न उत्पन्न होना। तो थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, अग्नाशय हो गई। अग्नाशय के बाद में है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। इसकी स्थिति यह कहाँ पाई जाती है? यह वृक्क के ऊपर पाई जाती है। दोनों ओर का जो वृक्क है किडनी, इसके ऊपर पाई जाती है। वृक्क के ये ऊपर ये पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। ये अधिवृक्क ग्रंथि है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? इसके द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है। तो पहले इसकी स्थिति दोनों वृक्कों के ऊपर हार्मोन कौन सा है? हार्मोन है एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन व नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन संकटकालीन परिस्थिति में अधिक मात्रा में या अधिक तेजी से स्रावित होकर के और शरीर का अनुरक्षण करते हैं। संकट आपातकालीन स्थिति में शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करती है, इसलिए इनको कहा जाता है संकटकालीन हार्मोन, या दूसरा नाम है करो या मरो हार्मोन, डू एंड डाई हार्मोन, करो या मरो हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हो गए। एक अधिक मात्रा में स्रावित होता है संकटकालीन परिस्थिति में, दूसरा है उसको फिर सामान्य अवस्था में ले आता है वापस। संकटकालीन परिस्थिति क्या होती है? संकटकालीन परिस्थिति में जैसे अचानक घबरा जाना या भय की स्थिति उत्पन्न होना, ऐसी स्थिति में जैसे हृदय की धड़कन तेज होना, श्वसन दर तेज होना, रक्तचाप तेज हो जाना, ऐसी क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाएं बढ़ जाती हैं और ऐसी स्थिति में ये हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होकर के शरीर का अनुरक्षण करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संकटकालीन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन। इसके बाद में है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये 8 नंबर भी है। थाइमस ग्रंथि, इसकी स्थिति के बारे में कहाँ पाई जाती है? यह हृदय के ऊपरी भाग में महाधमनी के निकट पाई जाती है। हृदय के ऊपरी भाग में महाधमनी के निकट। हार्मोन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जैसा नाम वैसा ही हार्मोन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन हार्मोन। और इसका कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना। ये स्थिति हो गई, हार्मोन हो गया, कार्य हो गया। एक इस ग्रंथि के बारे में एक विशेष बात यह है कि थाइमस ग्रंथि है, ये छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर तो इसका आकार बड़ा होता है, बड़े आकार की होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, व्यक्ति वयस्क होता जाता है और फिर बुजुर्ग होता जाता है, तो वैसे वैसे ये कम होती जाती है, घटती जाती है। तो ये अत्यंत लास्ट में फिर अत्यंत कम हो जाती है। इसके बाद में है वृषण और लास्ट है अंडाशय। इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया था वृषण और अंडाशय के बारे में। वृषण क्या है? ये दोनों ही क्या है? दोनों ही मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा हार्मोन है?
टेस्टोस्टेरोन केवल नरों में पाए जाने वाली ग्रंथि, केवल नर में, और यह केवल मादा में। ये इसकी स्थिति ये वर्षण कोश में होते हैं और ये गर्भाशय के दोनों ओर। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और इसके द्वारा स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और कार्य वही है जो हार्मोनों के कार्य है। वर्षण के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या कार्य करता है? लैंगिक अंगों का विकास व शुक्राणु निर्माण। और इसी प्रकार से मादा के अंदर है, मादा में भी लैंगिक अंगों का विकास व अंडाणु निर्माण, इसके बाद में गर्भानुरक्षण, प्रसव आदि में सहायक है। तो ये दोनों ग्रंथियाँ हो गई, वर्षण व अंडाशय। स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई सी, ये इसकी स्थिति हो गई। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसमें ये हार्मोन हो गए। और इनके कार्य, ये लैंगिक अंगों का विकास व शुक्राणुओं का निर्माण करती है और उसमें भी लैंगिक अंगों का विकास। और वो हार्मोन क्या कार्य करते हैं? अंडाणु निर्माण, गर्भानुरक्षण, प्रसव, मासिक चक्र, प्रसव के बाद मासिक चक्र आदि का नियंत्रण करती है या इनके अनुरक्षण में सहायक होती है। तो ये आपका दूसरा पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया है। टोटल इसके 13 वीडियो हो गए हैं। टोटल 13 वीडियो के अंदर ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट है उसमें हम फिर से दोबारा से वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 ये लगाएंगे। धन्यवाद।